दोस्तों 2019 की एक रियल लव स्टोरी आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों एक सुजीत नाम का लड़का होता है जो बेसिकली बिहार के भागलपुर ज़िले का रहने वाला होता है। 2019 में उसका सिलेक्शन एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है और उसकी पोस्टिंग बेंगलोर में हो जाती है। अपने माता पिता का इकलौता संतान होता है, बहुत ही लाडला होता है। और जब उसका सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में होता है तो घर परिवार वाले, माँ बाप, पास पड़ोस वाले, रिश्तेदार, नातेदार सब काफ़ी खुश होते हैं और उसको छोड़ने के लिए स्टेशन तक आते हैं। बेंगलोर चला जाता है सुजीत, अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। वहाँ जाने के बाद उसे एक विधवा औरत से प्रेम होता है। किस तरह से एक विधवा के प्यार में पागल हो जाता है सुजीत, दोनों का मिलन कैसे होता है, ये सारी कहानी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि इस लव स्टोरी को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि जाति, धर्म और रूप और सुंदरता को देख करके जो लोग प्यार करते हैं वो इस वीडियो से सबक लें। जो समाज में बढ़ रही दहेज की प्रवृत्ति है, उस तरह की जो दकियानूसी विचारधाराएं हैं वो सारी कम हों। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुमित 2019 में एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसका सिलेक्शन होता है और वो बेंगलोर में चला जाता है, बेंगलोर में ड्यूटी ज्वाइन करता है। वहीं पर एक अपने ऑफिस के पास में ही एक अपार्टमेंट किराए पर लेता है और वहीं रहने लग जाता है। जहाँ पर उसका अपार्टमेंट था, उस अपार्टमेंट के पास ही एक अच्छा सा पार्क था। जब भी उसको ड्यूटी के बाद उसको मौका मिलता था वो उस पार्क में चला जाता था, उस पार्क में बैठता था, एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करता था। चूँकि सुमित के अभी तक वहाँ पर कोई ख़ास दोस्त नहीं बने हुए थे, तो उसका जब अपने घर में दिल नहीं लगता था, फ्लैट में दिल नहीं लगता था और जब ड्यूटी से खाली होता था तो उस पार्क में जाकर के बैठता था। एक दिन ऐसे ही वो शाम को अपनी ड्यूटी से आता है और आने के बाद फ्रेश होने के बाद सीधे वो पार्क में चला जाता है, पार्क में बैठता है। धीरे धीरे हल्का हल्का अंधेरा हो रहा होता है, 6-7 बजने का टाइम होता है। वहाँ पर वो टहल रहा होता है कि तभी देखता है कि एक महिला वहीं पर एक बेंच के ऊपर बैठी हुई है। 25-26 साल की उम्र की महिला, काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासियाँ साफ झलक रही थी। उसके साथ में एक 4-5 साल की छोटी बच्ची भी थी। वो दोनों बैठे थे, बच्ची वहीं पर खेल रही थी और महिला काफ़ी उदास उसी बेंच पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। सुमित बार बार उस महिला को देखता है और ये जजमेंट करने की कोशिश करता है कि ज़रूर इस महिला को कोई न कोई कष्ट है, कोई न कोई परेशानी है। और वहाँ पर आकर के उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो चक्कर काट करके वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है, जब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है तो देखता है कि वो महिला वहाँ से चली गई थी। लेकिन जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ पर वो देखता है कि एक रेड कलर का लेडीज पर्स छूटा हुआ है। वो उस बेंच के पास जाता है और उस पर्स को उठाता है। आसपास नज़रें दौड़ाता है कि कहीं महिला इधर ही घूम रही होगी, टहल रही होगी, लेकिन वो कहीं भी महिला
को नज़र नहीं आती है। अंधेरा होने लगा था। वहाँ पर पार्क के पास एक गार्ड था। गार्ड से वो पूछता है, बताता है कि एक महिला यहाँ पर बैठी थी, आप उसको जानते हैं? तो गार्ड कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। फिर उस पर्स को लेकर के वो पहले तो सोचता है कि गार्ड को दे दूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या उसके दिल में आता है कि वो सोचता है कि अगर गार्ड को दे दूँ या इधर उधर हो जाए तो उससे बेटर है मैं अपने पास रख लूँ। जब कल फिर आऊँगा टहलने के लिए, जब भी मैं टहलने के लिए आऊँगा और लेकर के आऊँगा और महिला मिल जाएगी तो उसी को बाय हैंड दे दूँगा। ये सोच करके उस पर्स को लेकर के घर चला जाता है। रात होती है, होटल से अपने खाने का डिमांड करता है और उसके पास खाना आ जाता है, खाता है और सोने चला जाता है। दोस्तों, सुजीत सो तो रहा था, लेकिन उसके नज़रों के सामने उस महिला की सुंदरता और उसकी मासूमियत साफ दिख रही थी। उसकी आंखों से नींदें दूर थी, उसको नींद नहीं आ रही थी और जब भी वो सोने की कोशिश कर रहा था उस महिला का चेहरा उसके सामने दिख रहा था। कुछ आकर्षण हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो इस चीज़ को महसूस नहीं करता है, लेकिन ये तो ज़रूर महसूस करता है कि बार बार क्यों उस महिला का ही चेहरा उसके सामने आ रहा है। सुबह होता है। सुबह होने के बाद वो अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस से छुट्टी लेकर के जब घर आता है तो सोचता है कि अब इस पर्स को उस महिला तक कैसे पहुंचाया जाए। पर्स को खोलता है तो देखता है कि उस पर्स में कुछ पैसे होते हैं और उसके बाद उसमें एक डॉक्टर की पर्ची होती है, जिस पर्ची के ऊपर उस डॉक्टर का मोबाइल नंबर लिखा होता है। उस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल का पता बता देता है और फिर वो उसके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल वहीं पर नज़दीक में ही था, थोड़े दूर पर। वो उस हॉस्पिटल में पहुंचता है और वो पर्ची जब डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर कहता है कि ये तो औरत जिसका नाम है कल्पना, ये यहीं के बगल के एक अपार्टमेंट में रहती है। जब सुजीत को पता चल जाता है उस अपार्टमेंट का एड्रेस, तो सुजीत सीधे उस अपार्टमेंट में पहुंचता है। डोरबेल जब बजाता है तो वही महिला दरवाजे को खोलती है। जब कल्पना दरवाजे को खोलती है तो सुजीत से कहती है कि हाँ बताइए, कौन है आप, किससे मिलना है? तो सुजीत कहता है, मैडम मेरा नाम है सुजीत और कल जब आप पार्क में बैठी हुई थी तो जहाँ पर आप बैठी थी उस जगह पर ये पर्स छूटा हुआ था, तो मैं सोचा ये पर्स आपका ही होगा, इसीलिए मैं डॉक्टर से आपका एड्रेस लेकर के आपके पास ये पर्स देने के लिए आया हूँ। जब उस पर्स को अपने देखती है तो कल्पना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ ये पर्स मेरा ही है। कल मैं पार्क में गई थी तो वहाँ पर गलती से मैं भूल गई और फिर मुझे याद नहीं रहा। मैं कल से ही ढूंढ रही थी, परेशान हो रही थी कि मेरा पर्स कहाँ चला गया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने ये पर्स मेरे पास पहुँचा दिया, क्योंकि इस पर्स में कुछ डॉक्टर की पर्चियाँ थी और थोड़े बहुत पैसे भी थे। सुजीत कहता है, हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है आपके पर्स से और आप चेक कर लीजिए आपके पर्स में जो कुछ भी था सब कुछ है कि नहीं। कल्पना हंसती है और कहती है कि आपके जैसा ईमानदार आदमी जो घर पर ले करके पहुंचाने के लिए आ सकता है, वो भला क्यों कोई भी चीज़ निकालेगा। आप आ जाइए, अंदर आइए, कुछ चाय पानी पी लीजिए। वो कहता है, नहीं मुझे जाना है, मुझे भी ड्यूटी का समय हो रहा है, मुझे जाना भी है। तो कल्पना उसे कहती है कि ये कैसी बात हुई, आपने मेरा इतना बड़ा काम किया है, इतनी मेरी मदद की है,
कम से कम आप घर के अंदर तो आ जाइए। अब सुजीत कल्पना की बातों को ना नहीं कर पाता है और घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक सोफ़ा होता है, सोफ़े के ऊपर बैठता है। फिर कल्पना कहती है कि बताइए क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। सुजीत कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक गिलास पानी मुझे दे दीजिए। कल्पना उसको एक गिलास पानी देती है और वो पीता है और पी के कहता है मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कल्पना कहती है कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मेरा सामान यहाँ तक पहुँचा दिया, नहीं तो मैं काफ़ी परेशान होती। और उसके बाद फिर सुजीत वहाँ से चला जाता है। 2-3 दिन बीते होते हैं कि फिर जब सुजीत उस पार्क में टहल रहा होता है तो देखता है कि कल्पना भी उस पार्क में पहुंची हुई थी। कल्पना ने सुजीत को देखते ही सुजीत के पास आती है और कहती है, हेलो सुजीत जी, मैं कल्पना। सुजीत देखता है, कहता है, अरे कल्पना जी। दोनों खुश होते हैं और कल्पना कहती है, आइए थोड़ी देर बैठते हैं। और दोनों एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर काफ़ी सारी बातें दोनों के बीच में होने लगती हैं। फिर सुजीत कहता है, कल्पना जी, आज आपकी बेटी अंजलि नहीं दिख रही है। तो कल्पना कहती है कि आज उसको मैं डॉक्टर के पास लेकर के गई थी और फिर उसको घर पे छोड़ करके आई हूँ। सुजीत कहता है कि आप डॉक्टर के पास क्यों जाती हैं, क्या परेशानी है। कल्पना कहती है कि सुजीत जी, अभी समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि बेटी घर पे अकेली है। अभी मैं घर जा रही हूँ, किसी दिन आप घर पे आइए तो घर पे बैठ करके फुर्सत से सारी बातें किया जाएगा। सुजीत कहता है कि ठीक है। और फिर कल्पना वहाँ से अपने घर चली जाती है। क्योंकि शाम भी हो रहा था और बेटी अकेली थी तो माँ की चिंताएं अपने बेटे बेटी के ऊपर लगी रहती हैं। वो चली जाती है और फिर सुजीत भी वहाँ से अपने कमरे पर चला जाता है। लेकिन फिर सुजीत का उससे मिलने के बाद आज की रात भी वही हाल हो रहा था जो उस रात को हुआ था। आज भी सुजीत की आंखों में नींद नहीं थी। आज भी बार बार कल्पना का वो मासूम चेहरा, वो शारीरिक बनावट, वो बातचीत करने का प्यारा ढंग, उसके रूप लावण्य में पूरी रात खोया रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। और सोचता है कि जरूर इस औरत को, इस महिला को कुछ न कुछ दिक्कत है, कुछ न कुछ बीमारी है। वो नहीं समझ पाता है कि इसकी लड़की को बीमारी है या इसको है। वो यही सोचता है कि ये औरत कुछ बड़ी बीमारी से घिरी हुई है जिसकी वजह से हमेशा चिंतित रहती है और भगवान को कोसता रहता है कि हे प्रभु, इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती देने के बाद क्यों कष्ट दे देते हैं आप। और यही सोचते सोचते कब उसकी नींद लग जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि ऑफिस का टाइम होने वाला होता है। वो जल्दी जल्दी तैयार होता है और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद आज ऑफिस में उसका दिल बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। वो छुट्टी ले लेता है ऑफिस से और छुट्टी लेने के बाद सीधे कल्पना के घर पे पहुंच जाता है। कल्पना के घर पहुंचता है तो डोरबेल बजाता है और कल्पना दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि आइए सुजीत जी, अंदर आ जाइए। और फिर सुजीत वहाँ पर जाकर के बैठ जाता है। दोनों बैठते हैं। फिर कल्पना पानी लेकर के आती है, सुजीत को देती है और कहती है, आज तो बताइए, उस दिन तो आपने कुछ नहीं पिया, आज तो पीना ही पड़ेगा। क्या ले आऊँ, कॉफ़ी या चाय? सुजीत कहता है कि कॉफ़ी दे दीजिए। फिर कल्पना जाती है और तुरंत दोनों के लिए कॉफ़ी बना करके लाती है और दोनों वहाँ बैठ करके बातें करने लग जाते हैं। कल्पना उससे पूछती है कि अपने बारे में बताइए। तो सुजीत सारी चीज़ें बताता है, कहाँ का रहने वाला है,
क्या है, अपने माता पिता सब के बारे में, अपनी जॉब के बारे में बताता है कि मैं अभी अभी नया नया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन करके यहाँ आया हूँ। और बातें करते रहते हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं। फिर सुजीत कल्पना से पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो कल्पना कहती है, सुजीत जी मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मेरे जीवन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 3 साल, कुछ सालों पहले, 4-5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उस समय मेरा काफ़ी मेरे जीवन में खुशियाँ थी। मुझे एक बेटी की प्राप्ति हुई। मेरे पति एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, यहीं पर काफ़ी अच्छी तनख्वाह थी। हम लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन अचानक एक सड़क हादसे में मेरे पति का 2 साल पहले देहांत हो गया। उसके बाद तो मानो कि मेरे जीवन पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। मेरे ससुराल वाले सास ससुर ने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया और मेरे पति का मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दिया। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, मेरे भाई और भाभी हैं। उन्होंने भी मुझे अपने घर से बहिष्कृत कर दिया। वो भी मुझसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। एक बार मैं गई भी थी तो मुझे भगा दिया उन लोगों ने, अपने पास रखने से मना कर दिया। फिर मैं यहीं पर आ गई क्योंकि यहाँ पर मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें मैं टीचर का काम करती हूँ और उसी से जो तनख्वाह मिलता है, जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसी से मैं और मेरी बेटी का खर्चा चलता है। ये सारी बातें जब सुजीत को बता देती है, फिर सुजीत कहता है कि आप हॉस्पिटल किस लिए जाती हैं? हर हफ्ते मैं देखता हूँ कि आप हॉस्पिटल जाती हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी है? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी तो मेरी बेटी को है। मेरी बेटी के दिल में एक छेद है और डॉक्टरों ने कहा है कि अगर 6 महीने के अंदर इसका ऑपरेशन अगर नहीं कराया जाएगा तो इसकी ज़िंदगी को खतरा है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा पाऊँ, उसका ऑपरेशन करवा पाऊँ। मैंने अभी इसीलिए अपने स्कूल से छुट्टियां ले रखी हैं कि मैं अपनी बेटी का अच्छे से देखभाल कर पाऊँ। स्कूल नहीं जाती हूँ कि अगर मैं स्कूल चली गई तो कहीं कुछ हो जाए, इसको कोई दिक्कत हो जाए तो फिर मैं क्या करूँगी। इसलिए मैंने अपने स्कूल से भी ब्रेक लेके रखा है। सुजीत कहता है कि कितना पैसा डॉक्टरों ने मांगा है ऑपरेशन के लिए? तो वो कहती है कि छोड़िए वो सब बातें, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर लूँगी, कुछ ना कुछ मैं कोशिश में लगी हूँ, जहाँ से भी होगा, जैसे भी होगा। तो सुजीत कहता है कैसे करेंगी आप अरेंजमेंट? आपके पास तो कोई भी सोर्स नहीं है, कौन देगा आपको आज के ज़माने में पैसे? फिर कल्पना उसकी बातों को टाल जाती है और कहती है कि ये सब बातें छोड़िए। और फिर सुजीत वहाँ से उठ जाता है और कहता है कि बहुत देर हो गई कल्पना जी, अब मुझे जाना है और भी मेरे काम है। वो वहाँ से उठ करके और चला जाता है और सीधे वहाँ से वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर से कहता है कि जो अंजलि नाम की छोटी सी बच्ची है 4-5 साल की, जो उसकी माँ कल्पना आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आती है, आपने बताया है कि उसके दिल में छेद है और उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल सही बातें हैं, वो करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो उसको बचाया नहीं जा सकता है। तो सुजीत कहता है कि कितने पैसे का खर्चा है डॉक्टर साहब उसमें? तो डॉक्टर कहता है कि कम से कम 5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे।
फिर सुजीत सोचता है और कहता है कि कब कर लेंगे आप ऑपरेशन इसका। डॉक्टर कहता है कि जब भी पैसा आप जमा करवा दें, 1 हफ्ता पहले आपको डेट लेना पड़ेगा और उसके बाद 1 हफ्ते में आप ऑपरेशन हो सकता है। सुजीत कहता है कि 1 हफ्ते बाद का ऑपरेशन का डेट डाल दीजिए, मैं आपको 1-2 दिन के अंदर ही पैसे जमा करवा दूंगा। 1 हफ्ते बाद का ऑपरेशन का डेट ले लेता है सुजीत और उसके बाद वापस चला जाता है और जा करके 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लेता है। कुछ अपने पास से, कुछ अपने माता पिता से, कुछ दोस्तों से ले करके 5 लाख रुपए उसी दिन इकट्ठा करके और ले जाके डॉक्टर को दे देता है और कहता है ये 5 लाख रुपए लीजिए और डेट बताइए कितने डेट को ऑपरेशन होगा। डॉक्टर उसके 1 हफ्ते बाद का डेट उसको दे देता है और फिर वो चला जाता है। 1-2 दिनों के बाद जब कल्पना अंजलि को लेकर के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाती है तो डॉक्टर कहता है कि अंजलि का डेट हमने ऑपरेशन का कर दिया है, इतने तारीख को उसका ऑपरेशन है, समय से उसको लेकर के आ जाइएगा। अंजलि भौचक्का रह जाती है, कल्पना भौचक्का रह जाती है कि कैसे ऐसे हो गया। वो पूछती है डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि काफ़ी पैसे की ज़रूरत है इसमें, फिर ऐसे कैसे आपने डिसाइड कर लिया। तो डॉक्टर कहता है कि पैसे का सब कुछ हो चुका है, सुजीत जी ने पैसे जमा करवा दिया है और ऑपरेशन का डेट भी लेकर के हो गए हैं। वो उसके अंदर से तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसको पूरी दुनिया जहान मिल गई, लेकिन वो मायूस भी होती है कि क्यों सुजीत उसके ऊपर इतना एहसान दिखाना चाहता है। और वो घर आ जाती है। घर आने के बाद सुजीत को फ़ोन करके बुलाती है। सुजीत जब घर आता है तो कहती है कि सुजीत जी आप ऐसे पैसे दे करके मेरे ऊपर कौन सा एहसान जताना चाहते हैं, आपने क्यों पैसा दिया, आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो सुजीत कहता है कि उसको शक होता है कि कहीं ये पैसे दे करके मेरे साथ कुछ गलत न करना चाहे, क्योंकि एक विधवा औरत जो अकेले रहती है, आज समाज में बहुत सारे भेड़िए हैं जो उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसकी मदद तो कर देंगे, लेकिन उसके लिए उसके शरीर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उसके शरीर को बेचना चाहते हैं, उसके शरीर के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और यही डर उसको, कल्पना को सता रहा था। कल्पना सुजीत से कहती है आप कौन सा एहसान करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप हमसे, वो खुल करके बताइए, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 5 लाख रुपए अपना बिना बताए ही खर्च कर दे। ज़रूर इसमें आप कुछ न कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं। जब सुजीत ये बातें सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आता है, रुआंसा हो उठता है और कहता है कि कल्पना जी, जिस तरह की सोच आप अपने दिल में पाल के बैठी हैं वो आज की समाज को और आज की सोसाइटी को देख करके सच है, लेकिन हर व्यक्ति को एक ही तराजू पर नहीं तोल सकते हैं आप। अंजलि मेरी भी बेटी के जैसे है, मैंने उसके जीवन को बचाने के लिए अगर कुछ किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। फिर अंजलि भी रुआसी हो उठती है और अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। कहती है कि आपने दे दिया ठीक है, लेकिन मैं थोड़े दिनों के बाद आपको एक एक पैसा इकट्ठा करके दे दूंगी। फिर सुजीत कहता है अंजलि जी, सच बताऊं तो मैं आपको पहली बार जब देखा था तब से ही आपको प्यार करने लगा था। मैं आपसे प्यार करता हूं। जब रात को सोता हूं तो सपने आपकी देखता हूं, आंखों में नींद नहीं होती है। आपका ये मासूम चेहरा, आपकी ये सुंदरता मुझे सोने नहीं देती है। मैं आपके
शरीर से नहीं, आपकी मजबूरी से नहीं, मैं आपको अपने दिल से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आजीवन आपको अपने दिल में बसा करके रखूँ। इस तरह की बातें सुनने के बाद कल्पना की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और कल्पना सोचने लगती है कि ऐसा भी इंसान आज के ज़माने में है। लोग तो विधवा को देख करके उससे दूरी बनाना चाहते हैं, और ये एक इंसान है कि एक विधवा जिसकी 4-5 साल की बेटी भी है, उसको इस तरीके से प्यार कर रहा है। ये सचमुच इस पृथ्वी पर आज के कलयुग का एक राम है, एक भगवान है, और इसकी तारीफ जितनी की जाए वो सब कुछ कम है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भी अब लाचार थी, क्योंकि उसके भी आगे पीछे कुछ नहीं था। उसके भी पति का देहांत हो चुका था। उसे भी एक साथी की ज़रूरत थी, बशर्ते कि वो साथी ऐसा हो जो उसके विधवापन का फ़ायदा न उठाए, बल्कि उसके साथ जीवन भर कदम से कदम मिला करके चलने वाला साथी चाहिए था। और आज उसे ऐसा साथी मिल रहा था। वो कहती है कि सुजीत जी, मैं भी आपको देखने के बाद आपसे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि आप भी मुझे अच्छे लगते हो। जो बातें आपको, जो रातों को नींद आपको नहीं आती है, वही चीज़ें मेरे साथ भी होती है। जब से मैं पहली बार आपसे मिली हूँ तब से मुझे भी बेचैनी होती है। मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि आपका और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। कुछ तो है जो आपके तरफ मुझे आकर्षित करती रहती है। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आपका परिवार, आपके माँ बाप एक विधवा को, एक 4-5 साल की बेटी की माँ को एक्सेप्ट करेंगे? ये समाज, आपकी जाति, बिरादरी, धर्म मुझे एक्सेप्ट करेगा? तो सुजीत कहता है कि दुनिया कुछ भी करे, बेशक कोई एक्सेप्ट न करे, लेकिन मैं जीवन भर आपको अपने साथ रखूँगा। आपके बेशक वो सारे पैसे, रुपए, धन दौलत आपको न दे पाऊँ, लेकिन आपके कदमों के नीचे अपनी हथेली ज़रूर लगा दूँगा। आपको जीवन भर दुख और तकलीफ़ नहीं आने दूँगा, ये मेरी गारंटी है। दोनों रुआ से उठते हैं। दोनों भाग करके गले लग जाते हैं और थोड़े देर तक ऐसा माहौल रहता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों अब अलग ही नहीं होना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे के गले मिल करके, और दोनों के आंखों से आंसू होता है। ये आंसू दुख तकलीफ का नहीं था, ये आंसू था प्यार और मोहब्बत का, जज्बात का, रिश्ते का और आने वाले भविष्य की खुशियों का। दोस्तों, सुजीत कहता है कि देखिए, सबसे पहले मैं अंजलि का ऑपरेशन कराऊंगा, और जो कुछ भी होगा अंजलि के ऑपरेशन के बाद होगा। तय समय पर अंजलि का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, और जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो दोनों जाकर के कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सुजीत अपने घर वालों को बताता है, अपने माता पिता को बताता है। पहले तो माता पिता एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन 1-8 महीने के बाद माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। माँ बाप भी उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दोनों काफ़ी खुशी से अपने जीवन की राह पर चल निकलते हैं, अपने जीवन की डगर पर चल निकलते हैं। बहुत ही प्यार से दोनों पति पत्नी रह रहे होते हैं। अंजलि भी अब ठीक हो चुकी थी, अंजलि भी अब खुशहाल रहती थी। वो भी अब हमेशा नॉर्मल बच्चों के साथ खेलती थी, दौड़ती थी, कूदती थी। आने वाले 1 साल के बाद सुजीत और कल्पना को एक बेटे की प्राप्ति होती है। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी खुशीपूर्वक चल रही होती है। दोस्तों, प्यार किसी धर्म, जाति और समाज को देख करके नहीं होता है। प्यार तो यूं ही बस हो जाता है।
ये तो दिलों का मामला होता है, कब किसके साथ जुड़ जाए कहा नहीं जा सकता है। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक करिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।